नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह ज्योग्राफी का भारत के भूगोल का फाइनल लिस्टिंग वीडियो है। इसमें हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है भूगोल के, इंडियन ज्योग्राफी के, जहां से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से ज्योग्राफी के सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। उन्हीं को हम केवल इस वीडियो में कवर करेंगे। यह लास्ट समय में आपके रिवीजन का सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है। तो लेखपाल के लिए आप इस वीडियो को कम से कम देख लीजिएगा। ज्योग्राफी के सेक्शन में चांसेस हैं कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकें। तो इस वीडियो को कम से कम आप रिवीजन के तौर पर 1 से 2 बार तो जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट दर्रों की। भारत में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट दर्रे स्थित हैं, आइए उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट दर्रे स्थित हैं। एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, बारामूला, बनिहाल। ये इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये सभी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसमें से आपका जो बनिहाल दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जोजिला पास आपका जो है श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो बड़ा लाचाला दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तथा सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सिपकिला पास से ही जो सतलज नदी है वह भारत में प्रवेश करती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह दर्रा है, पास है। उत्तराखंड में आपको मिलेगा नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसमें से आपका जो माना दर्रा है ना, यह मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है आपका माना दर्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद लिपुलेख जो दर्रा आपका उत्तराखंड वाला है, यह मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। आप याद कर लीजिएगा, मानसरोवर यात्रा का मार्ग है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड वाला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये सभी दर्रे। इसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, बुमला दर्रा हो गया, यांगयाप दर्रा हो गया और दीफू दर्रा हो गया। इसमें से आपका जो अरुणाचल प्रदेश का यांगयाप दर्रा है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश का आपका दीफू दर्रा है, यह भारत चीन म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दीफू दर्रा की बात कर रहे हैं। सिक्किम में आपको 2 इम्पॉर्टेंट पास मिलेंगे, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मणिपुर में आपको मिलेगा एक तुजू दर्रा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ आपके जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका थाल घाट हो गया, पाल घाट हो गया और आपका भोर घाट हो गया। इनके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से चांसेस हैं कि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाएँ। तो थाल घाट कहाँ पर है, पाल घाट कहाँ पर है, भोर घाट कहाँ पर है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के पठार के बारे में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पठार से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बस हम लोकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे पठार कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो कठियावाड़ का पठार आपको मिलेगा गुजरात के कठियावाड़ में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेवाड़ या जिसको हम मारवाड़ का पठार भी कहते हैं, आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। बुंदेलखंड का पठार आपको मिलेगा एमपी व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार, इसमें आपको सिर्फ लोकेशन ही पूछी जाएगी, इसीलिए मैं आपको लोकेशन ही बता रहा हूँ। बघेलखंड का पठार आपको मिलेगा एमपी और छत्तीसगढ़ में यह फैला हुआ है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़। इन 5 इम्पॉर्टेंट राज्यों में आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके बारे में आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद रायलसीमा का पठार आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। मेघालय का पठार आपको मिलेगा मेघालय में।
दक्कन लावा का पठार आपको मिलेगा एमपी, गुजरात को शामिल करते हुए लगभग संपूर्ण भारत में आपको मिलेगा दक्कन का पठार। इसके बाद मालवा का पठार आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मालवा का जो आपका पठार है ना, यह राजस्थान एवं एमपी का हिस्सा है जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। यानी कि मालवा का पठार उन एरियाज में है जहाँ पर राजस्थान व एमपी के हिस्से अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित हैं, उस एरिया में आपको मिलेगा मालवा का पठार। और दंडकारण्य का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 इंपॉर्टेंट राज्यों में फैला हुआ है आपका दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आपका जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसके बाद ये जो चैनल है, कई बार इन चैनल से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य किसको अलग करता है, किसके मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, किसके मध्य स्थित है। तो इनको भी देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो 8 डिग्री चैनल है यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के स्थित है, या कह लीजिए आप लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। कभी कभी आपको ऑप्शन में अंडमान व निकोबार दे देगा, या कभी कभी ऑप्शन में आपको लघु अंडमान व कार निकोबार देगा, तो दोनों आपको याद रखना है। यह जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान में किसको, तो अंडमान में लघु अंडमान को, और जो है निकोबार में कार निकोबार को अलग करता है। तो लघु अंडमान आप याद कर लीजिए, और कार निकोबार के मध्य आपका स्थित है 10 डिग्री चैनल। इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्रेट चैनल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य आपको मिलेगा यह ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ पर मिलेगा, ग्रेट निकोबार में मिलेगा। ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार को जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा से जो है अलग करता है आपका ग्रेट चैनल। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जो है ग्रेट निकोबार के मध्य आपका स्थित है ग्रेट चैनल, तथा ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद कोको जल संधि किसके मध्य स्थित है, तो अंडमान और कोको द्वीप के मध्य आपको मिलेगी कोको जल संधि, तथा आपका जो कोको द्वीप है यह म्यांमार में स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोको जल संधि आपको मिलेगी किसके मध्य, तो आपको मिलेगी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य मिलेगी आपको कोको जल संधि। तथा यह जो कोको द्वीप है आपका कहाँ का हिस्सा है, तो यह म्यांमार का हिस्सा है कोको। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद पाक स्टेट आपको मिलेगा भारत और श्रीलंका के मध्य, आप याद कर लीजिएगा पाक जल संधि, पाक स्टेट भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये थोड़े से चैनल जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा एक नज़र में। इसके बाद ये प्रादेशिक सीमा भी पूछी जाती है कभी कभी। तो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी है, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील तक। इसके बाद भारत की संलग्न क्षेत्र मंडल आपका है 24 समुद्री मील तक, और भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है 200 समुद्री मील तक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील तक, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है जो है 24 समुद्री मील तक, और आपका भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल है 200 समुद्री मील तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछ लिया जाता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको मिलेगा इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। और इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इनको भी कम से कम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ये जो 4 प्रयाग है ना, इनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था
किसका हुआ था, सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था। इसमें जो है इनमें से किसी एक प्रयाग के बारे में प्रश्न पूछा हुआ था। तो इन प्रयाग को भी एक बार देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा यह कन्फ्यूजिंग होता है। तो विष्णु प्रयाग प्रयाग कहाँ पर बनता है, जहाँ पर धौली, गंगा एवं अलकनंदा नदियों का संगम होता है, वहाँ पर आपको विष्णु प्रयाग मिलेगा। जहाँ पर पिंडार, आप याद कर लीजिएगा, जहाँ पर पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे कर्णप्रयाग है। और जहाँ पर मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर भागीरथी एवं आपकी अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं इनको हम देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। रुद्रप्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पर मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। और इसके बाद कर्णप्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पर पिंडार एवं अलकनंदा नदी मिलती है। और इसके बाद विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पर आपकी धौली, गंगा एवं अलकनंदा नदी मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा को हम सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद तिब्बत के रास्ते जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। कहाँ से, तो सदिया से धुबरी तक असम में। इसके बाद असम से जब यह उत्तरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना होता है। जब यह मध्य बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और दक्षिणी बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये इम्पॉर्टेंट नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो माजुली नदी द्वीप है ना, भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही मिलेगा। कहाँ पर यह है, तो आपका असम में ही है। इसके बाद कुछ झीलों को भी देख लेते हैं। मोस्ट सेलेक्टेड झीलें जो आपसे एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल मैंने उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, तो रामगढ़ ताल हो गई, मानसी गंगा हो गई, इसके बाद मोती झील हो गया, कीथम झील हो गई, बेला सागर हो गया, बरुआ सागर हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। पंजाब की झीलें भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो हरिके हो गया, रोपड़ हो गया, कंजली हो गई, ये इंपॉर्टेंट आपकी पंजाब की झीलें हैं। इसके बाद उड़ीसा की दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, अंसुपा झील और चिल्का झील। ये दो इंपॉर्टेंट जो हैं उड़ीसा की झीलें हैं। चलिए चिल्का झील के बारे में इसकी खासियत बताइए कि चिल्का झील की खासियत क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आपको याद रखनी है, लोअर लेक और अपर लेक, जिसको हम भोजताल के नाम से जानते हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं, तो गोरेवाड़ा हो गया, लोनार झील हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोनार झील को हाल ही में जो है वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था, रामसर साइट, सॉरी रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया था इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यह जो आपका लोनार है ना, यह क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिएगा। क्रेटर झील का एग्जाम्पल है आपका महाराष्ट्र का लोनार झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद पोवई झील हो गई और शिवसागर झील हो गई, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कर्नाटक में कौन कौन सी झीलें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो बिलांदूर झील हो गई, बिलांदूर हो गई, उलसूर हो गई, लाल बाग हो गई, पंपा सरोवर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी कर्नाटक में, तो इनको आप याद रखिएगा। केरल की झीलें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो केरल में अस्तमुडी झील हो गई, दूसरी वेम्बनाड झील हो गई और तीसरी आपकी वेल्लायनी झील हो गई। इसमें से आपकी जो वेम्बनाड झील है ना, यह लैगून झील का एग्जाम्पल है और इसी वेम्बनाड झील में ही राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी हर साल आयोजित की जाती है। तो वेम्बनाड झील आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो केरल की वेम्बनाड झील है, यह भारत की सबसे लंबी झील भी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तेलंगाना में इंपॉर्टेंट झीलें हैं, इनमें जो है लास्ट में सागर लगा हुआ है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, जैसे हुसैन सागर हो गया, उस्मान सागर हो गया, हिमायत सागर हो गया, तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपको झील मिलेंगी तेलंगाना में। इसके अलावा दुर्गम चरेरुव, ये झील भी आपकी तेलंगाना में ही स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो 4 झीलें आपको तेलंगाना से याद रखनी है। मणिपुर की एक ही इंपॉर्टेंट झील है जो लगातार एग्जाम में पूछी गई है, वो है लोकटक झील, और लोकटक झील पर ही जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मिजोरम में 3 इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिनके नाम के अंत में दिल लगा हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा, पलक दिल हो गया, तम दिल हो गया और रुक दिल, ये 3 इंपॉर्टेंट
और झीलें आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो मिजोरम में, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में एक ही झील है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, वो है रुद्र सागर। आप याद कर लीजिएगा, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे कोलेरू झील हो गई, पुलिकट झील हो गई। पुलिकट झील में आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। असम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं आपकी, तो यहाँ पे दीपोर झील हो गई, हाफलांग हो गई और सोनबिल हो गई, ये आपकी असम की झीलें हैं। बिहार की तीन इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कंवर झील हो गई, मोती झील हो गई और घोरा कटोरा झील हो गई, ये आपकी बिहार की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। गुजरात में नल सरोवर, सूरसागर, हमीरसर, कंकरिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा पोंग झील को हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। सूरजताल, चंद्रताल आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में ही। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, डल झील हो गई, बुलर झील हो गई, वेरीनाग झील हो गई, अनंतनाग झील हो गई, सुरिसन मंसर हो गई, ये आपकी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड, खुरपा ताल और वासुकी ताल, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी उत्तराखंड में। इसके बाद हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं, तो सूरजकुंड हो गया, ब्रह्म सरोवर हो गया, ब्लू बर्ड हो गया और दमदमा। हरियाणा में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सूरजकुंड हो गया, ब्रह्म सरोवर हो गया, ब्लू बर्ड हो गया, दमदमा हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको मिलेंगी हरियाणा में। इसके अलावा सन्निहित सरोवर भी आपकी इंपॉर्टेंट झील है हरियाणा की। चंडीगढ़ में एक ही इंपॉर्टेंट झील है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वो है सुखना झील। आप याद कर लीजिएगा, सुखना झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको मिलेगी यह चंडीगढ़ में। राजस्थान में ढेबर झील हो गई, नक्की झील हो गई, पुष्कर हो गई, सांभर हो गई, डिडवाना झील हो गई, फतेह सागर, रामगढ़, उसके अलावा स्वरूप सागर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी राजस्थान में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद राजस्थान की जो आपकी झील है जिसका नाम है आपका सांभर झील, यह एक प्लाया झील का एग्जाम्पल। इसके अलावा यह अंतःस्थली, आप याद कर लीजिएगा, अंतःस्थली बृहदतम, यानी कि अंतःस्थली सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी है यह राजस्थान की झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राजस्थान की जो सांभर झील है यह अंतःस्थली, यहाँ पे अंतःस्थली मैं लगा रहा हूँ, अब इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, तो अंतःस्थली सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी है और राजस्थान की सांभर झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सिक्किम में आपको मिलेगी स्योलमू झील, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सिक्किम स्थित स्योलमू झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर आपको मिलेगी, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद रिहंद नदी पर इसको बनाया गया है, बनी है, यह कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुल्लर झील है आपकी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा आपकी जो बुल्लर झील है ना, यह झेलम नदी के द्वारा पोषित एक गोखुर झील है, आप याद कर लीजिएगा, यह झेलम नदी के द्वारा पोषित एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है बुलर झील, तो इसके बारे में आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी झील जो है गोखुर झील का एग्जाम्पल है, तो इसमें से आपकी जो बुलर झील है या गोखुर झील का एग्जाम्पल, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो आपकी सबसे लंबी झील है वो केरल की वेम्बनाड झील है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आप बताइए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कौन सी है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे झीलों को हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जलप्रपातों को, कई बार एग्जाम में प्रश्न इनसे भी पूछे जाते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर जबलपुर में, इंपॉर्टेंट है। और शिव समुद्रम जलप्रपात आपको मिलेगा कावेरी नदी पर कर्नाटक में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिव समुद्रम। इसके बाद जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपको मिलेगा शरावती नदी पर कर्नाटक में, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा इसके बाद आपको मिलेगा जिसके बारे में हमने बात की यहाँ पे, जोग या गरसोप्पा, यह जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हुंडरू जलप्रपात।
सांडनी, साडनी जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा? तो शंख नदी पर झारखंड में आपको मिलेगा साडनी जलप्रपात, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोकक, यहाँ पे जलप्रपात आपको मिलेगा घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। जो आपका गोकक जलप्रपात है यह घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद आपका जो दसम जलप्रपात है ये आपको मिलेगा कांची नदी पर झारखंड में। किसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दसम जलप्रपात की। तो दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात आपको मिलेगा चंबल में, राजस्थान में स्थित आपका है चुलिया जलप्रपात, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पुनासा जो आपका जलप्रपात है ना, पुनासा जलप्रपात यह आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश में स्थित है पुनासा जलप्रपात। इसके बाद दूध सागर जो आपका जलप्रपात है यह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मिलेगा और यह मांडवी नदी पर स्थित है आपका दूध सागर जलप्रपात। इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जलप्रपातों को देख लिया है। इसके बाद अब क्या आगे बचता है उनको भी आइए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बंदरगाह, तो आप याद कर लीजिएगा बंदरगाहों, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे बंदरगाह बन सकते हैं यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। तो पहले चीज़ आपको क्या याद रखनी है, वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने मेजर पोर्ट हैं, बड़े बंदरगाह हैं? तो टोटल 13 वर्तमान में मेजर पोर्ट, यहाँ पे हम मेजर पोर्ट की बात कर रहे हैं, बड़े बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में 13 हमारे देश में बड़े बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको आप एक बार देख लीजिए। आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं। तो यह ज्वारीय बंदरगाह है, आपको गुजरात में मिलेगा। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो आपका जो कांडला बंदरगाह है यह आपका ज्वारीय बंदरगाह है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है और यह गुजरात में स्थित है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और मुंबई बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके बारे में आपको याद रखना है। नावा सावा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको हम बोलते हैं, नावा सावा को हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं और यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नावा सावा, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं और यह महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह आपको मिलेगा उड़ीसा में, महानदी के मुहाने पर, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पारादीप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, महानदी के मुहाने पर। विशाखापट्टनम पोर्ट आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक तथा सबसे गहरा यह पोर्ट आपका है विशाखापट्टनम, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। इसके बाद आपका कौन सा है? तो एन्नोर बंदरगाह, जिसको हम के कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। एन्नोर को हम के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं और ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा एन्नोर। इसका नाम दूसरा वाला भी याद रखिए, के कामराज। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह आपका है एन्नोर बंदरगाह, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा एक खास बात इसकी मैं बता दूं, यह जो आपका एन्नोर बंदरगाह है इसकी खासियत क्या है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी खासियत यह है कि यह जो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रशासित होता है। बाकी अन्य जो हमारे मेजर पोर्ट हैं वे मेजर ट्रस्ट पोर्ट एक्ट 1963 के द्वारा जो है शासित होते हैं, लेकिन जो आपका एन्नोर बंदरगाह है ना, ये एन्नोर बंदरगाह यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रशासित होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एन्नोर बंदरगाह है यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह के 2020 में 150 साल पूरे हो गए थे। हुगली नदी पर आपको मिलेगा कोलकाता बंदरगाह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। आपका जो है कोलकाता पोर्ट जो है इसका नाम आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह माना जाता है कि यह कोलकाता जो है देश का सबसे पहला प्रमुख बंदरगाह है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देश का सबसे पहला प्रमुख बंदरगाह आपका कोलकाता पोर्ट ही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद न्यू मंगलोर की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में आपको मिलेगा। इसके बाद मार्मू गोवा बंदरगाह, मार्मू गोवा बंदरगाह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा गोवा में, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा और यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद कोच्चि पोर्ट की अगर हम बात करें तो कोच्चि पोर्ट आपको मिलेगा केरल में, कोच्चि बंदरगाह केरल में मिलेगा। प्राकृतिक यह पत्तन है, वेम्बनाड झील पर स्थित है तथा इसको हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तूतीकोरिन बंदरगाह आपको मिलेगा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपके 2 बंदरगाह हैं, कौन कौन से?
तो एक तो आपका हो गया के कामराज यानी कि एन्नोर बंदरगाह, इसके बाद आपका हो गया तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी आपका मिलेगा कहाँ पर, तो तमिलनाडु में मिलेगा, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद चेन्नई पोर्ट भी आपका, यह चेन्नई पोर्ट भी जो है आपका और तमिलनाडु में ही स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा 13वां बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वधावन पोर्ट, महाराष्ट्र में यह हमारा 13वां बंदरगाह था, मेजर पोर्ट था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हमारा 13वां मेजर पोर्ट था वह आपका था वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं को, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तरफ परियोजनाएं आपको दिख रही हैं, एक तरफ नदी और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आइए उनको देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पोंग बांध आपको मिलेगा ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा पोंग बांध ब्यास नदी पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना आपको मिलेगी दामोदर नदी पर, झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा यह, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और दामोदर घाटी परियोजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो महानदी पर मिलेगा उड़ीसा में हीराकुंड बांध, इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा चलिए कमेंट तथा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चलिए बता ही देता हूं, दामोदर घाटी जो परियोजना है ना, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके बारे में आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की जो पहली प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना, जिसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, उड़ीसा में आपको मिलेगा हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट है, महानदी उड़ीसा। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर आपको मिलेगा कर्नाटक में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नागार्जुन सागर बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगा सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद उकाई बांध आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर, गुजरात में स्थित है आपका उकाई बांध, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सरदार सरोवर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध, और कहाँ पर है, तो यह नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा नदी पर है। इसके बाद तुलबुल परियोजना आपको मिलेगी झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना भी आपको मिलेगी चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कोयना परियोजना आपको मिलेगी कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्या है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, यह एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोयना बांध की यहाँ पे हमने बात कर ली है, कोयना आपको कोयना नदी मिलेगा महाराष्ट्र में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका माता टीला बांध, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाया गया है माता टीला बांध, इसको आप याद रखिए। ओंकारेश्वर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, एमपी में यानी कि महाराष्ट्र में, ओंकारेश्वर बांध। इसके बाद राणा प्रताप सागर आपको मिलेगा चंबल नदी पर, राजस्थान में। इसके बाद आपको मिलेगा जवाहर सागर, कहाँ पर है, तो जवाहर सागर आपको मिलेगा चंबल नदी पर, राजस्थान में, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, यानी कि दोनों आगे राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। इसके बाद गांधी सागर बांध आपको मिलेगा चंबल नदी पर, महाराष्ट्र एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद इंदिरा सागर जो बांध है, यह नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा, कहाँ पर, तो एमपी में मिलेगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। इंदिरा सागर जो आपका बांध है नर्मदा नदी पर, आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके बाद दुलहस्ती बांध आपको मिलेगा, जो परियोजना है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर आपको मिलेगी, जम्मू कश्मीर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुलहस्ती बहुत बड़े एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, चिनाब जम्मू कश्मीर। मेत्तूर परियोजना आपको मिलेगी कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में, मेत्तूर जो है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। इडुक्की परियोजना आपको मिलेगी पेरियार नदी पर, केरल में। रिहंद परियोजना आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर। टिहरी बांध परियोजना आपको मिलेगी भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद श्री सैलम परियोजना बहुत बड़े एग्जाम पूछी गई है, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों में स्थित आपकी श्री सैलम परियोजना, कहाँ पर, तो अभी मैंने आपको बताया है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में। फरक्का बांध कहाँ पर है, गंगा नदी पर, वेस्ट बंगाल में यह बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है फरक्का, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मयूराक्षी बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया है इसके बारे में, और मयूराक्षी नदी पर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है आपका नाथपा झाकरी
सतलज नदी पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी जो परियोजना है यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। बगलिहार परियोजना आपको मिलेगी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। बगलिहार चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। अलमट्टी बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोलावरम बांध परियोजना आपको मिलेगी कहाँ पर? गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में, काफ़ी महत्वपूर्ण है पोलावरम। इसके बाद मुल्ला पेरियार बांध आपको मिलेगा पेरियार नदी पर, केरल में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुल्ला पेरियार बांध की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पेरियार नदी पर केरल में। इसके बाद जो आपका पोलावरम है ना, पोलावरम को हम इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पोलावरम को जो है इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी पर यह आपको मिलेगा और यह आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद उरी परियोजना आपको मिलेगी झेलम नदी पर, और इसको हम जम्मू कश्मीर में स्थिति इसकी है उरी परियोजना की। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं को देख लिया है। और इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रेलवे जोन है, इनसे भी कई बार देखते हैं हम एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए रेलवे जोन को भी देख लेते हैं। इसके साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त हो जाएगा आपका। तो वर्तमान में हमारे देश में कितने रेलवे जोन हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए इनके बारे में। तो 18 रेलवे जोन हमारे देश में वर्तमान में है। तो 18वां जो हमारा रेलवे जोन था वो कौन था? तो 18वां रेलवे जोन हमारा था दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में था। तो पहली चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट जोन को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं तो उन्हीं को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो दक्षिण रेलवे जोन आपको मिलेगा चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। मध्य रेलवे जोन का मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसके बाद पश्चिमी रेलवे का भी मुंबई में है, चर्च गेट है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्वी का आपको मिलेगा कोलकाता के गार्डन रिच में। और इसके बाद पूर्वी रेलवे का मिलेगा कोलकाता में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का आपको मिलेगा गुवाहाटी के मालेगांव में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूर्व मध्य का हाजीपुर में। पूर्वी तट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी तट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में है पूर्वी तट का हेडक्वार्टर। इसके बाद इलाहाबाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद में कौन सा रेलवे जोन आता है? उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है भैया, वो आपको मिलेगा इलाहाबाद में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इलाहाबाद में। इसके बाद अन्य क्या है बचा हुआ? उत्तर पश्चिम रेलवे आपको मिलेगा जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा जयपुर में। उत्तर पश्चिम की यहाँ पे हम बात करें जयपुर। इसके बाद पश्चिम मध्य का मिलेगा आपको जबलपुर में, पश्चिम मध्य का जबलपुर में है। इसके बाद देश का जो 18वां रेलवे जोन था, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम में। तो मैंने भरपूर कोशिश की है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे हो सकते थे उनको कवर करने की। इसके साथ ही कुछ टॉपिक अगर छूट भी जाते हैं तो आप उनको कवर अप कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम इस वीडियो को तो लास्ट में आप देख ही लीजिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।